डियर स्टूडेंट्स, दुर्गा ट्यूटोरियल के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। हम आपको 12वीं कक्षा के हिंदी 100 अंक का पढ़ाने जा रहे हैं। गद्य खंड समाप्त करने के बाद ये पद खंड का हमारा पहला वीडियो है और कविता का नाम है करबक। ये आपके पाठ्य पुस्तक दिगंत भाग 2 से लिया गया है। इसमें 2 करबक हैं, करबक नंबर 1 और करबक नंबर 2। सबसे पहले हम आपका परिचय इस करबक के कवि से कराना चाहेंगे। इसके कवि का नाम है मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी प्रेम की पीर के कवि हैं। मार्मिक अंतर्व्यथा से भरा हुआ यह प्रेम अत्यंत व्यापक, गूढ़ आशयों वाला और महिमामय है। इस्लाम और उसके साथ तसव्वुफ यानी सूफी मत के आगमन के बाद इसी प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा में अनेक मुसलमान कवि हुए, जिन्होंने पहले से जन प्रचलित प्रेम कहानियों को सूफी प्रेम साधना के अभिप्रायों से संबलित कर काव्य के रूप दिए। मुल्ला दाऊद से लेकर जान कवि और उससे भी आगे तक यह परंपरा अबाध रूप से चलती रही। मलिक मोहम्मद जायसी इस परंपरा की अन्यतम कड़ी हैं। मलिक मोहम्मद जायसी हिंदी साहित्य के भक्ति काल की निर्गुण प्रेमाश्रयी धारा के कवि थे। वे अत्यंत उच्च कोटि के सरल और उदार सूफी महात्मा थे। जायसी मलिक वंश के थे। मलिक वंश के बारे में थोड़ा आपका हम परिचय कराते हैं। मिस्र में सेनापति या प्रधानमंत्री को मलिक कहते थे। दिल्ली सल्तनत में खिलजी वंश राज्यकाल में अलाउद्दीन खिलजी ने अपने चाचा को मरवाने के लिए बहुत से मलिकों को नियुक्त किया था, जिसके कारण यह नाम उस काल से काफी प्रचलित हो गया था। ईरान में मलिक जमींदार को कहा जाता था। वह इनके पूर्वज वहां के निगलाम प्रांत से आए थे और वहीं से उनके पूर्वजों की पदवी मलिक थी। मलिक मोहम्मद जायसी के वंशज अशरफी खानदान के चेले थे और मलिक कहलाते थे। फिरोज शाह तुगलक के अनुसार 12,000 सेना के रिसालदार को मलिक कहा जाता था। जायसी ने शेख बुरहान और सैयद अशरफ का अपने गुरुओं के रूप में उल्लेख भी किया है। अब आइए कुछ परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण बिंदुओं की चर्चा करते हैं। जायसी जी का जन्म 15वीं सदी के उत्तरार्ध में अनुमानतः 1492 ईस्वी माना जाता है। इनकी मृत्यु अनुमानतः 1548 ईस्वी माना जाता है। इनका जन्म स्थान जायस, कब्र अमेठी, उत्तर प्रदेश है। पिता का नाम था मलिक शेख ममरेज यानी मलिक राजे अशरफ। इनके गुरु थे सूफी संत शेख मोहिदी और सैयद अशरफ जहांगीर। इनकी वृत्ति जो थी, आरंभ में ये जायस में रहते हुए किसानी करते थे। बाद में शेष जीवन फकीरी में ये बिताए। बचपन में ही ये अनाथ हो गए और साधुओं फकीरों के साथ भटकते हुए इनका बचपन बीता। व्यक्तित्व अगर देखें तो चेचक के कारण रूपहीन हो गए थे तथा बाईं आंख और कान से ये वंचित थे। यानी कि इनको एक आंख और एक ही कान था, यानी एक कान से सुनते थे और सिर्फ एक आंख से देखते थे। एक आंख जो था इनका खत्म था। मृदुभाषी थे, मनस्वी और स्वभावतः यह संत प्रकृति के थे। इनकी कृतियों पर अगर हम विचार करें तो सबसे प्रसिद्ध इनकी कृति है पद्मावत, अखरावत, आखिरी कलाम, चित्रलेखा, कहरानामा, मेला या मसलनामा, जिसकी खंडित प्रति प्राप्त है। इनके अतिरिक्त चंपावत, होली में इतराने
आदि कृतियां भी उल्लेख में आती हैं। अब हम मलिक मोहम्मद जायसी की जो कविता है, जिसको करबक कहा जाता है, उसको आपको पढ़ाने जा रहे हैं। आप स्क्रीन के ऊपर एक ओर कविता को देख रहे हैं और दूसरे ओर हमने शब्दों के अर्थ दे दिए हैं, कुछ शब्दों के, ताकि आपको समझने में कठिनाई न हो। देखिए, नैन शब्द है। नैन का मतलब होता है आंख। सोई का मतलब होता है वही। जेई माने जो होता है। जैस माने होता है जैसा। अवतारा माने होता है जन्म दिया। कलंक माने यहाँ पर होता है जो चांद में कलंक है, काला धब्बा है, उसका प्रतीक है। सूझा का मतलब होता है देखा। सुक का मतलब होता है, देखिए यहाँ पर सुक शब्द आया है शुक्र नामक तारा के लिए। नक्षत्र का मतलब होता है नक्षत्रों के मध्य। जौलही का मतलब होता है जब तक। अम्बही माने होता है आम में। और डाभ कहते हैं जो आम में मंजर लगता है, उसको डाभ कहते हैं। सुगंध शब्द का मतलब आप समझते हैं। आगे जो शब्द है वह आपके समझने के लायक है। आइए अब इन पंक्तियों के अर्थ का आनंद लेते हैं। एक नयन कवि मुहम्मद गुनी, सोई बिमोहा जेई कवि सुनी। ये कहते हैं कि मुहम्मद कवि यानी जो है वह एक ही आंख के हैं, उनको कोई रूप नहीं है। एक बार ऐसा कहा जाता है कि शेर शाह की जब इनसे मुलाकात हुई थी तो शेर शाह इनको देखकर, इनके कुरूप चेहरे को देखकर हंस दिया था। तो ये कविता के माध्यम से पूछे थे कि ऐ बादशाह, तू मेरे ऊपर हंस रहा है या उस कुम्हार के ऊपर हंस रहा है जो मिट्टी के रूप में हमें गढ़ा है? यानी कि तुम उस विधाता के ऊपर हंस रहे हो या मेरे ऊपर हंस रहे हो? इस पर शेर शाह बड़ा लज्जित हुआ था। तो वही इनको जहां भी जाते थे हमको लगता है कि कुरूप चेहरे के कारण लोगों से कहीं न कहीं अपने को थोड़ा सा अपमानित महसूस करते थे। इसी के जवाब में इन्होंने लिखा कि एक नयन कवि मुहम्मद गुनी, यानी कि मुहम्मद कवि एक आंख वाला है। आप जानते हैं कि एक आंख वाले व्यक्ति को लोग काना कहते हैं। तो ये एक आंख वाले कहते हैं कि मैं काना हूं, मेरे चेहरे पर धब्बे हैं, फिर भी मैं गुणवान हूं। और जो मेरे गुण को, जो मेरी रचना को देखेगा, सुनेगा, वह मोहित हो जाएगा, वह बिना मोहित हुए नहीं रह सकता है। यानी कि कवि कहना चाहता है कि दिल को देखो, चेहरा न देखो, चेहरे को लाखों ने लूटा, दिल सच्चा और चेहरा झूठा। आगे कहते हैं कि चांद जईस जग विधि अवतारा, आ दिन कलंक किन्ह उजियारा। जायसी जी कहते हैं कि जिस तरह से विधाता ने चांद को कलंकित बनाया है, उसमें धब्बे हैं, फिर भी चांद अपनी शीतल और आकर्षक चांदनी से लोगों का ध्यान बरबस अपनी ओर खींच लेता है। तभी तो दुनिया में चांद की उपमा दी जाती है। चेहरे की, सुंदर चेहरे की उपमा चांद से दी जाती है। किसी कवि में लिखा भी है कि चांद जैसे चेहरे पर चमके सितारा। तो ये जायसी जी कहते हैं कि परमात्मा मुझको चांद की तरह
भले चेहरे पर कुछ कलंक दिया है, फिर भी मैं अपने कवित्व के रोशनी से पूरी दुनिया को जो है वह आलोकित करूंगा। जग सूझा एक कचनय नाहा, आउआ सुख अस नखतन माहा। ये कहते हैं कि मैं एक आंख से हूं तो मुझको काना मत समझो, बल्कि मैं तो एक आंख को पाकर पूरी दुनिया को एक आंख से देखता हूं, यानी कि मैं समदर्शी हो गया हूं और पूरी दुनिया मुझे एक समान नजर आती है। दो आंख वाले दुनिया में तो दो तरह की देखने सुनने की बात हो सकती है, लेकिन मैं तो पूरी दुनिया को एक आंख से देखने वाला समदर्शी बन चुका हूं। इसलिए दो आंख वाले से मैं एक आंख वाला कहीं अधिक श्रेष्ठ हूं। और जिस तरह से एक शुक्र तारा पूरे नक्षत्रों में उदयमान दिखता है, सुंदर दिखता है, चमकीला दिखता है, उस तरह से मेरा एक ही आंख कविता के आसमान में मुझे चमकाने के लिए काफी है। जौ लही अम्बही डाब न होई, तौ लही सुगंध बसाव न सोही। आगे कहते हैं कि जब तक आम में मंजर नहीं लगता है, और जब आम में मंजर लगता है तो नुकीला होता है और रुखरा होता है, देखने में अच्छा नहीं होता है, लेकिन वह आम के सुगंध को बढ़ा देता है। उसी तरह से मेरे चेहरे पर भले दाग धब्बे हैं, लेकिन मेरी कविता की खूबसूरती, मेरी वाणी की खूबसूरती इतनी अच्छी है कि उसके आगे ये चेहरे की बदसूरती की कोई कीमत नहीं है। किन समुद्र पानी जो खारा, तो अति भयहु असूझ अपारा। अगर समुद्र का पानी खरा न होता तो इतना विशाल महासागर भी न होता। ये कहते हैं कि समुद्र का पानी खारा युक्त होने के कारण ही वह अगाध और अपार है। आगे बढ़ते हैं। जो सुमेरु त्रिशूल विनाशा, आभा कंचन गिरी लागी आकाशा। त्रिशूल माने वही त्रिशूल। तो कहते हैं कि सुमेरु पर्वत, सारे सुमेरु पर्वत के स्वर्णमय होने का एकमात्र यही कारण है कि वह शिव त्रिशूल द्वारा नष्ट किया गया, जिसके स्पर्श से वह सोने का हो गया। शंकर जी ने सुमेरु पर्वत को अपने त्रिशूल से नष्ट किया तो उसमें गड्ढा गड्ढा हो गया, जहां तहां बिखर गया, लेकिन उसी की बदौलत वह जो है वह कंचन यानी सोने का पहाड़ बन गया। जो लही घड़ी कलंक न पड़ा। यहां देखिए, घड़ी का मतलब है समय वाला घड़ी मत बुझिएगा। यहां घड़ी का मतलब एक बर्तन होता है, घड़िया होता है, जिसमें स्वर्णकार जो होता है कोयले की आग सुलगाकर सोने को तपाता है और सोना को शुद्ध करता है, जिससे सोने की चमक बढ़ जाती है। और यहाँ कलंक मतलब दाग धब्बा नहीं है, कलंक का मतलब कोयला है। कांच का मतलब होता है कच्चा सोना। करा माने है यहाँ पर कठोर। शब्द के भाव को नहीं समझिएगा तो अर्थ फिसल जाएगा। तो ये कहते हैं कि जब तक घड़िया में कोयला मिलाकर सोने को तपाया नहीं जाता है, तब तक कच्चा सोना पक्का सोना में नहीं बदलता है। एक नयन जस दर्पण औते ही निर्मल भाई, आ सब रूपवंत गहिमुख जाही कई चाऊ। यहाँ कवि जी कहते हैं कि एक आंख के, एक नेत्र के रहते हुए भी दर्पण के समान निर्मल और उज्जवल भाव वाले हैं वे समस्त रूपवान व्यक्ति
अधिक उत्साह से उनके मुख की ओर देखा करते हैं, यानी उन्हें नमन करते हैं। यही जो है इस कर्बक का जो है शब्दार्थ है। यहाँ पर कवि के कहने का भाव यह है कि कवि जैसी रूपवान नहीं थे, उनमें अंग दोष था, उसको वे मानते हैं, लेकिन अंग दोष के बावजूद भी जो उनमें काव्य कला थी, जो उनकी वाणी थी, वो लाजवाब थी। इसके माध्यम से वो कहना चाहते हैं कि इंसान की आंतरिक सुंदरता ही सबसे बड़ी सुंदरता है। आंतरिक सुंदरता और गुण के आगे रूप की कोई कीमत नहीं होती है। कवि के कहने का भाव यही है कि असुंदर और एक नेत्र से हीन होकर भी वह अपनी काव्य प्रतिभा और लोक मंगलकारी भावनाओं के कारण पूजनीय हैं, वंदनीय हैं। सुकृतियां ही अमरत्व प्रदान करती हैं। यही कवि के कहने का भाव है। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं कर्बक नंबर 2 की। स्क्रीन पर आप कविता की मूल पंक्तियों को देख रहे हैं। इस कर्बक में जायसी जी ने लौकिक और अलौकिक जगत की सूक्ष्म व्याख्या की है। उन्होंने यानी कवि ने पद्मावत की कथा को जोड़कर यानी सृजन कर लोक मंगल के लिए इस जग में प्रस्तुत किया है। कहते हैं कि मुहम्मद यह कवि जोरी सुनावा, सुना जो प्रेम पीर गा पावा। कहते हैं कि जो प्रेम की पीर को, प्रेम की पीड़ा को जानता है, वही इस कवि के कहानी को, भाव को ठीक ढंग से समझ पाएगा। घायल की गति घायल जाने और न जाने को। एक और शायर ने कहा है कि कदर बुलबुल के रोने की सयाद क्या जाने, जाने वही जो घायल है जलाद क्या जाने। तो प्रेम की पीड़ा को समझने के लिए, प्रेम के दर्द को समझने के लिए एक प्रेमी हृदय की जरूरत होती है। जो प्रेम को नहीं जानता होगा वह उनकी इस रचना को नहीं जान पाएगा। प्रेमी मरते नहीं दफनाए जाते हैं, कब्र खोद के देखो तो जिंदा पाए जाते हैं। अनारकली को बादशाह ने भले अपने सल्तनत की ताकत पर दीवारों में तो चुनवा दिया, लेकिन अनारकली को, मोहब्बत को वह दीवार में नहीं छुपा सका। नहीं तो हम और आप आज अनारकली की चर्चा न करते। तो प्रेमियों का शरीर भले नष्ट हो जाता है, लेकिन प्रेमियों की प्रेम कहानी जो है वह हमेशा अमर रहती है। इस कविता में कवि यही संदेश देना चाहता है। और क्या कवि की लाइन है, जरा ध्यान दीजिए, शब्दों का आनंद लीजिए। जोरी लाई रकत के लेई आगारी प्रीत नयनंजल भेई। ये कहते हैं कवि जी कि इन्होंने इस कविता के सृजन में रक्त की लेई और गाढ़ी प्रीति को विरह वेदना के आंसुओं से भिंगो भिंगो कर गिलापन रूप देकर पूर्ण किया है। यानी कि रक्त की लेई को आंसुओं से गीला करके इन्होंने जो है, जैसे आटा गूथा जाता है
वैसे शब्दों को गूंथ कर और इस लव स्टोरी का निर्माण किया है। पद्मावत एक काव्य ग्रंथ है जिसमें पद्मावती की पूरी कहानी है, उसी का ये एक छोटा सा अंश है। औमन जानी कवित अस किन्हा आ मकू रहे जगतमह चिन्हा। कवि कहते हैं कि इस काव्य सृजन में तप, त्याग और स्वयं को होम करने के भाव हैं। और मन जानी कवित अस किन्हा आ मकू यह रहे जगतमह चिन्हा। यानी कि कवि कहना चाहता है कि मैंने यह विचार करके कविता की रचना किया है कि शायद मेरे मरने के बाद संसार में मेरी यादगार के रूप में यह रहे। कवि कहता है कि मैं चाहता हूं कि मेरे मरने के बाद भी लोग मेरी इस कविता को याद रखें। कल खेल में हम हो न हो, गर्दिश में तारे रहेंगे सदा, भूलेंगे वो भूलेंगे तुम, मगर हम तुम्हारे रहेंगे सदा। अब बात सही भी है। आज हम और आप उस कवि की कविता की चर्चा कर रहे हैं। कोर्स में तो हमने नहीं न डाला है, कोर्स में तो इसको बिहार सरकार ने डाला है, उसके शिक्षा विभाग ने डाला है। तो उस कवि की महत्ता को, उसकी मोहब्बत को आज भी दुनिया स्वीकार कर रही है। तो कवि ने यही सोचकर यह किया था। और कवि यह कहना चाहता है कि क्या ये कम है कि मोहब्बत हमें बर्बाद करती है, हमारे मरने के बाद भी दुनिया हमें याद करती है। अब कह रहे हैं कि बहुत सी चीजें संसार में क्षण भंगुर होती हैं। कहाँ सो रतन सेन यस राजा, आ कहाँ सुआ अस बुद्धि उपराजा, कहाँ अलाउद्दीन सुल्तानु, आ कहरा घऊ जेई किन्न बखानु। कहते हैं कवि कि अब वह कहाँ सुआ है, कहाँ रत्नसेन राजा है, कहाँ वह अलाउद्दीन सुल्तान है, और कहाँ वह राघव चेतन है जिसने अलाउद्दीन के सामने पद्मावती के रूप का वर्णन किया था। कहाँ वह लावण्यमयी रानी पद्मावती है। यानी कि न दुनिया में पद्मावती रही, न उस पर फिदा होने वाला अलाउद्दीन सुल्तान रहा, न उसको उकसाने वाला राघव चेतन रहा, न वह अब रत्नसेन राजा रहा। ये सब मिट गए। दुनिया में हजारों का मेला जुड़ा, हंसा जब भी उड़ा तो अकेला उड़ा। कितने राजा गए, कितनी रानी गई, कितना बचपन गया और जवानी गई। तो ये सब चीजें जो हैं, संसार नश्वर होता है, इसमें कुछ रह नहीं जाता है। यही कवि कहते हैं कि न अब वो पद्मावती रही, न वह राजा रत्नसेन रहा, न वह सुल्तान रहा। रह क्या जाती है जो धन पुरुष जस कीरति जासु, फूल मरे पर मरे न बासु। रह जाती है क्या इंसान की कीर्तियां, इंसान के कर्म, इंसान के मोहब्बत। दिल ही दिल में खत्म होकर धड़कनें रह जाएंगी, वो न आएंगे लेकिन चाहते रह जाएंगी। केई न जगत जस बेचा, केई न लीन जस मोल, जो यह पढ़े कहानी हम संवरे दुई बोल। अंत में कहते हैं कि फूल भले नष्ट हो जाता है लेकिन उसकी सुगंध नहीं मिटती है। संसार में ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने अपनी कीर्ति बेची न हो, और ऐसे कितने हैं जिन्होंने कीर्ति मोल न ली हो। जो इस कहानी को पढ़ेगा दो शब्दों में हमें याद करेगा। तो ये शब्दों के साथ थोड़ा सा हमने
आपको भाव का आनंद दिया इस कविता का। अब हम परीक्षा के ख्याल से, अभी तक आपकी जानकारी काव्य के आनंद के ख्याल से हमने आपको बताया, इतनी बातें तो आप परीक्षा में लिखेंगे नहीं, तो परीक्षा के ख्याल से परीक्षा में आप इसका भावार्थ कैसे लिखेंगे अब मैं वो बता रहा हूं, ताकि आपकी परीक्षा में एक लॉन्ग क्वेश्चन तैयार हो जाए। और हम ऑब्जेक्टिव डाल देंगे, ऑब्जेक्टिव भी तैयार हो जाएगा। और हम आपको ये कविता खंड जैसे ही समाप्त होगा लघुतरीय प्रश्नों की श्रृंखला लेकर आएंगे और आपको लघुतरीय प्रश्न पढ़ाएंगे। तो आइए, अब परीक्षा में आप कैसे भावार्थ लिखेंगे मैं थोड़ा सा वो आपको नोट्स के रूप में समझा रहा हूं। तो इस नश्वर संसार में कवि अपनी नेत्रहीनता की तुलना प्रकृति के अनेक स्वरूपों से करते हुए गुण कर्म की महत्ता को सर्वोपरि मानता है। कवि अपनी कुरूपता और एक नेत्र से हीनता पर शोक प्रकट नहीं करता है, बल्कि अपनी काव्य प्रतिभा के आगे कुरूपता और एक नेत्रहीनता को तुच्छ मानता है। कवि कहता है कि जिस प्रकार काले धब्बे से युक्त चंद्रमा अपनी शीतलता और प्रभा से जग को आलोकित करता है, उसी प्रकार उसका दोष गुण के आगे ओझल हो जाता है। जिस प्रकार बिना आम्र मंजरिया के आम में सुगंध नहीं पैदा होती, अपने खरापन के लिए सागर उतना गुणहीन नहीं है जितना अपनी विशालता और गहराई के लिए महत्वपूर्ण है। सुमेरु पर्वत ने भी शिव त्रिशूल के प्रहार से स्वर्णमय स्वरूप को प्राप्त कर लिया था। घड़िया में तप कर सोना ने भी अपने कच्चे स्वरूप को त्यज कर चमकदार सोने का असली रूप पा लिया। जिस प्रकार दर्पण स्वच्छ और पारदर्शी होता है, जैसे जिसकी छवि वैसा ही प्रतिबिंब दर्शाता है, ठीक उसी प्रकार कवि का एक नेत्र है। कवि की प्रतिभा निरक्षर विवेकी है। इस प्रकार पूरे करवक में महाकवि जायसी ने इस संसार में कुरूपता और नश्वरता की ओर हमारा ध्यान आकृष्ट किया है। उपरोक्त चांद, आम, सागर, सुमेरु पर्वत, सोना, दर्पण आदि से कवि अपनी काव्य प्रतिभा की गुणवत्ता के आधार पर तुलना करते हुए जीवन के यथार्थ से अग जग को ज्ञान बोध कराता है। अंग से कुरूप या असुंदर होकर भी अगर व्यक्ति सुंदर गुण वाला हो तो वह पूजनीय, वंदनीय, क्योंकि छोटे छोटे अवगुण विराटता और सर्वगुण संपन्नता के आगे गौण पड़ जाते हैं। महापुरुषों और प्रकृति के स्वरूपों में कहीं कहीं बेमेल तत्व समाहित हो जाते हैं, किंतु गुण धर्म और गुण कर्म की विराटता, उसकी प्रभा के आगे छोटी छोटी बातें ओझल हो जाती हैं, यानी उनकी गणना नहीं की जाती हैं। अतः महाकवि जायसी असुंदर और एक नेत्र से हीन होकर भी अपनी काव्य प्रतिभा और लोक मंगलकारी भावनाओं के कारण पूजनीय हैं, वंदनीय हैं। सुकीर्तियां ही अमृत प्रदान करती हैं। इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर समाप्त होता है। आप इस वीडियो को देखें, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, न पसंद आया हो तो डिसलाइक कीजिए। लेकिन डिसलाइक क्यों हुआ कर रहे हैं उसका कारण कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, ताकि हम और गुणवत्ता के साथ आपको अगली कविता पढ़ा सकें। और अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि जैसे जैसे परीक्षा की घड़ियां नजदीक आएगी हम आपके लिए ढेरों सौगात लेकर आने वाले हैं। कई लाइव प्रोग्राम भी लेकर आने वाले हैं। इसलिए आप हमसे जुड़े रहिए, रिश्ता बनाए रहिए और मेरे आने वाले जो भी कोर्स हैं उसकी सूचना मिलती रहे, इसलिए जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।